राइटिंग प्रैक्टिस ऑल सॉल्यूशंस। तो क्या हाल है मेरे सीए फाउंडेशन के नादान परिंदों, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई बहुत ही सॉलिड चल रही होगी। सर राइटिंग प्रैक्टिस को लेके ना आज थोड़ी चर्चा करते हैं और एकदम डिटेल में करेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि भैया तुम लोग जो है ना थोड़े उलझे हुए रहते हो, थोड़ा परेशान रहते हो, हमेशा राइटिंग प्रैक्टिस को लेके एक दिमाग में प्रॉब्लम रहता है। एक तो भैया 11th-12th तक का सब कुछ सही चल रहा था, है ना, इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ था, अकाउंट्स पढ़ा हुआ था, मैथ्स पढ़ा हुआ था, कहां से ये बिजनेस लॉ का पहाड़ उठ के टूट पड़ा है और उसमें ये राइटिंग का प्रॉब्लम। सर 100% डिस्क्रिप्टिव है, इंस्टीट्यूट ने 30 मार्क्स का एमसीक्यू ना सीए इंटर के हर सब्जेक्ट में रखा है, बट तुम्हारे फाउंडेशन लेवल पे कोई एमसीक्यू नहीं रखा। 100 मार्क्स का सब्जेक्टिव और लिख के आना है, तो लिखना कैसे है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखना कैसे है, क्या लिखना है, कितना लिखना है, क्या नहीं लिखना है, अंडरलाइंस कैसे करना है, हर चीज के बारे में बात करेंगे। सर क्या तुम सुनने को रेडी हो, क्या तुम समझने को रेडी हो? पक्का ना सर? मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा तुम सभी से, मैं तुम लोगों को बोलूं क्या, मैं क्या रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा भाई, मैं हर वीडियो में नहीं बोलता, बट इस वीडियो को ना पूरा देखना, पूरा वॉच फुल वीडियो, ताकि ना तुम्हारा कॉन्फिडेंस डेवलप करवा दूं मैंने पहले ही बोला है कि भैया राइटिंग प्रैक्टिस पे एक वीडियो ऐसा आने वाला है जिसमें तुम लिखोगे नहीं फिर भी तुम कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो अगर मैंने बोला है तो मैं करने वाला हूं, और जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं। तो भैया तुम्हारा इस वीडियो को कंप्लीट करते करते तक अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हुआ ना तो जरूर मुझे बताना, 100% तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बस सुनते जाना है। सर पहले बात करते हैं प्रॉब्लम कहां है, राइटिंग को लेके प्रॉब्लम आती कहां है। सबसे पहला प्रॉब्लम सर, फाउंडेशन ऑफ राइटिंग क्या है, मतलब सर पूरी नींव क्या है। फाउंडेशन ऑफ राइटिंग मतलब सर अरे जड़ क्या है, लिखने की शुरुआत होती कहां से, उसके बारे में बात करेंगे। सर वेराइटीज को पूरा समझ लेंगे, वैरायटीज को समझने के बाद किस फॉर्मेट में आंसर लिखना होता है ये समझा दूंगा, लेंथ कितना होता है, ये छोटी मोटी चीजें जो होती है ना ये सब समझा दूंगा। अच्छा लिख नहीं पाते सर, कितना प्रैक्टिस करें ये भी बता दूंगा तुम लोगों को। और आखिरी में तुम्हारे मिसलेनियस छोटे मोटे चिंदी पिंदी डाउट्स जो होते हैं ना राइटिंग को लेके हमेशा, वो सारे मैं इसमें एड्रेस करने वाला हूं। तो सर आपको सिर्फ एक काम करना है, मेरे साथ बने रहना है, सब कुछ मैं संभालने वाला हूं। अच्छा सर ठीक है, तो फाउंडेशन ऑफ राइटिंग की बात करें ना सर, तो मेरा हमेशा यह मानना रहा है कि पूरी जड़ जो है ना राइटिंग में जो प्रॉब्लम आती है वो पूरी की पूरी जड़ जो है ना वो सर है रिमेंबरिंग की। मतलब अगर आपको अच्छे से याद करना आता है तो भैया आपको ना लिखना अपने आप आ जाएगा, ये मैं हमेशा कहता हूं क्योंकि मैंने ये फील किया है, मैंने खुद भी तो सीए किया है। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? अरे भैया हम भी तो सीए करके बैठे हैं, हमको पता है लिखना होता है, कितना लिखना होता है, कैसा लिखना होता है, बट उसकी जो जड़ है ना वो है रिमेंबरिंग। सर तुम लोग जब तक सही से याद नहीं करोगे लिख नहीं पाओगे। चीजें याद रहेगी ना तो मेरा हाथ अपने आप चलने लगेगा, चीजें याद नहीं है ना हाथ नहीं चलेगा। प्रमोटर का डेफिनेशन बताओ मुझे। सर प्रमोटर का डेफिनेशन सर याद नहीं आ रहा है, तो लिख कैसे पाओगे? लेकिन अगर मैं रप रप बोलने लगूं कि एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 69 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रमोटर मींस अ पर्सन, भैया ऐसा आदमी जो क्या करता है, कंट्रोल करता है अफेयर को, जो भैया जिसके डायरेक्शंस इंस्ट्रक्शंस। और मैं तुमको प्रमोटर का डेफिनेशन समझाने नहीं आया हूं, मैं बस ये बताने आया हूं कि अगर मुझे चीजें याद है तो मैं ना फटाफट फटाफट लिख पाऊंगा, अगर मुझे चीजें याद ही नहीं है तो मैं लिख नहीं पाऊंगा। और याद ऐसा करना होता है कि भैया तुम लोग जो है ना उसको एकदम अच्छे से ग्रैब कर सको, लिख सको, एक्चुअल में लिख सको। मतलब ना ऐसा अधूरा अधूरा नहीं, अधूरा मतलब सर कि कुछ भी हवाबाजी कर ली, थोड़ा बहुत सुन लिया, थोड़ा बहुत याद रख लिया, वैसे में मजा नहीं आएगा, वैसे में तुम कंप्लीट लिख नहीं पाओगे। सर कैसे याद करे, अब तुम्हारी ये प्रॉब्लम है, याद करे कैसे? सर आपने ये तो बता दिया कि याद कर लेंगे तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, राइटिंग को लेके जो कंसर्न आते हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन सर ये समझ नहीं आता कि याद करे कैसे। इसका समाधान मैं तुमको बताता हूं, हर किसी का अपना तरीका है। सर अरे यार आप 11th-12th कंप्लीट करके आए हो, क्या तुम सिर्फ वो 3 इडियट्स देख के रैंचो बन के आए हो क्या, कि हम तो समझ के लिखते हैं, हमने तो कभी कुछ याद किया ही नहीं? ऐसा नहीं हो सकता, मैथ्स के फॉर्मूले भी तो तुम याद करते हो ना, कैसे याद करते हो? सर अपना अपना तरीका होता है, कोई जल्दी उठता है, कोई लेट उठता है, कोई मतलब कोई लेट पढ़ाई करता है, हर किसी का अपना तरीका है याद करने के लिए। तुम्हारा क्या तरीका है वो तुमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मैं मेरी बात करूं तो भैया मैं तो ना सुबह उठता था और थ्योरी सब्जेक्ट को 3 घंटा नॉन स्टॉप
पढ़ता था ब्रेकफास्ट करने से पहले। ऐसा नहीं कि सुबह भैया उठे, नहाए धोए, ब्रेकफास्ट किए, फिर पढ़ने बैठे। ना 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 भैया, जब पढ़ाई लिखाई चल रही है, सारी चीज चलती है, हम बाद में नहाएंगे। हमारा जो फ्रेश करने का माइंड है ना, वो हम बाद में सिलेक्ट करेंगे कि भैया मैं थोड़ी देर पढ़ लेता हूं, उसके बाद नहाने जाऊंगा ना, ज्यादा अच्छे से मैं रिटेन कर पाऊंगा। अगर आपकी बॉडी ऐसी है, आपका माइंडसेट ऐसा है, ऐसा ही करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं सुबह जल्दी उठता था, मैं थ्योरी को 3 घंटा टाइम देता था, पूरा रिकॉल करता था, याद करता था, पूरा फोकस मेरा याद करने पे होता था। मैं कहीं और कुछ और के बारे में नहीं सोचता था। सर इतना होने के बाद हो गया क्या? अरे नहीं भैया, मैंने ना खुद के ऑडियोज बनाए थे। खुद का ऑडियो मतलब सर, अरे खुद का ऑडियो मतलब ये कि मैं ना खुद के मैंने ना वर्ड्स, खुद की वॉइस में मैंने क्या किया था तुम लोगों को पता है? मैंने खुद की वॉइस में ना, अगर मेरे पास होगा तो मैं दिखाऊंगा भी तुम लोगों को। मेरे खुद के वॉइस पे क्या होता था पता है? मैं ना खुद के वॉइस पे रिकॉर्डिंग कर लेता था। मतलब मैंने कुछ पढ़ा ना कि भैया कंपनीज एक्ट में ये चीजें हैं, मैं उसको अपने ही ऑडियो में रिकॉर्ड कर लेता था। ये देखो, अगर तुमको मैं दिखाऊं तो तुमको मैं जीएसटी के इनवॉइस, छोड़ो ये जाने दो, मैं पूरा एक फोन क्यों दिखाऊं। जीएसटी का इनवॉइस के ऊपर 6 अप्रैल 2019 का मेरा एक ऑडियो है। समरी ऑफ इनवॉइस चैप्टर। इनवॉइस चैप्टर में इशू ऑफ इनवॉइस इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में, नॉर्मल केस में इनवॉइस इशू। समझ में आया? मैं क्या करता था ना, जब पढ़ता था ना, तो मैं खुद ही उसके ऑडियो समरीज अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेज में, अपने तरीके से बनाता था, और उसको भैया फिर जब समय मिले कान में लगा के अपनी ही आवाज सुनता था। एग्जाम में ना मुझे मेरी आवाज गूंजती थी, मेरी आवाज याद आती थी। सबसे पहली चीज सर आपको याद करना है। फिर आप सवाल करोगे ना, अभी आप इतना आसानी से मेरे को जाने थोड़ी दोगे। आप बोलोगे सर भूल गए तो क्या? अरे ये बबुआ जो मोबाइल में देख रहा हूं मैं, जिसको वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, अगर भूल गए तो क्या? याद की हुई चीज तो भूल ही जा सकती है ना, बिल्कुल भूल ही जा सकती है सर। हम ह्यूमन हैं, हम कोई चिट्ठी थोड़ी है कि भैया पन्ने पलटे और सारी चीज याद हो गई। ऐसा तो होने नहीं वाला सर। द सॉल्यूशन इज रिविजन। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। जितना अच्छा याद रहेगा उतना अच्छा तुम लिख पाओगे। मल्टीपल रिविजन चाहिए सर। आपने ना आज जो चीज याद की है ना, आज जो चीज याद की उसको आप, अरे एक बात बताओ, परसों रात को क्या खाना खाया था यार, याद है क्या? नहीं। क्यों याद नहीं है? क्योंकि कल तुमने उसको रिवाइज नहीं किया, आज उसको तुमने रिवाइज नहीं किया। अगर मैं सोचता परसों रात को यार पाव भाजी खाया था कि इडली खाया थी, याद नहीं है, अगर मैं एक्चुअल उसको रिवाइज करूं ना तो वो मुझे ज्यादा याद रहेगी। हमारी ब्रेन इतनी सारी चीजों को देखता है, एब्जॉर्ब करता है, वही चीज याद करता है जो बार बार रिवाइज की जाती है। याद किया हुआ एक बार का मेहनत भैया बर्बाद हो जाएगा अगर तुम उसको रिवाइज नहीं करोगे। अब तुम फिर एक सवाल पूछोगे, अरे सर आपने बोला याद करो, याद करके रिवाइज करो, कैसे करे रिवीजन? क्या रखे रिवीजन का सीक्वेंस? ये सब तुम्हारे थोबड़े पे दिख रहा है, तुम्हारे चेहरे पे दिख रहा है एक सवाल कि सर रिवीजन कैसे करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन मैं तुमको दूंगा तुम्हारे शेड्यूल से। तुम अपना पढ़ने का शेड्यूल बनाते हो, राइट? तो मैंने क्या किया था अपनी पढ़ाई के वक्त, ये हर 4 दिन बाद ना एक सब्जेक्ट को भैया एक रिवीजन में डाल दिया था। संडे जितना भी होता था ना 2 घंटा एक्स्ट्रा देके सिर्फ रिवाइज करेंगे, नया कुछ नहीं पढ़ेंगे। क्लास के बाद जो टीचर रिवाइज करता है उसमें मैं ज्यादा अटेंटिव होता था कंपेयर टू पूरी क्लास में। क्लास के पहले जो टीचर रिवाइज कराता है उसमें मैं ज्यादा अच्छे से सुनता था। वन शॉट्स तुम्हारे पास अवेलेबल है भाई, रिविजन करने के लिए इतने सारे मेथड्स अवेलेबल है। पहले याद करो, उसको रिवाइज करो। रिवाइज करने के लिए भैया तुमको हर 3-4 दिन के गैप में, मतलब ना देखो मैं क्या, अगर तुम एक साथ 15 दिन के लिए छोड़ दोगे ना किसी कंटेंट को, तुम याद नहीं रख पाओगे। सर इसका सिंपल फंडा है कि अगर मैंने कोई चीज आज याद की, उसमें 2 घंटे लगे, तो मैं ना उसको अगर 3-4 दिन बाद रिवाइज करूंगा ना, सिर्फ 1 घंटे में हो जाएगा क्योंकि सब कुछ फ्रेश है। लेकिन अगर मैं इसको छोड़ दूं और 15 दिन बाद वापस उठाऊं ना, तो 15 दिन बाद फिर से मुझे 2 घंटे देने पड़ेंगे। इसलिए कह रहा हूं अपने शेड्यूल्स बनाना स्टार्ट करो कि भैया जब भी शेड्यूल बनाना है उसमें रिवीजन में शेड्यूल लाना है कि हम कब कब कौन कौन सा कंटेंट रिवाइज करेंगे। मैं तुमको ये थोड़ी कह रहा हूं कि मैथ्स को रिवाइज करो भैया, इको को रिवाइज करो। जहां प्रॉब्लम है उसको तो रिवाइज करना पड़ेगा। तो सर फाउंडेशन ऑफ जो है ना प्रॉब्लम वो कंप्लीट हो गई है कि भैया हमको ना याद करना है, याद करके रिवाइज करना है, रिवाइज करने का एक शेड्यूल बनाना है और मल्टीपल तरीके से ये करते जाना है। अच्छा, फिर आप आते हैं सर वेराइटीज और पैटर्न्स की तरफ कि आईसीआई का पैटर्न क्या है और हमारा वैरायटी क्या कहता है। एग्जाम्स को लेके हमको लॉ में लिखने की जो समस्या है उसका निवारण कैसे होना है। देखो मैं सबसे पहले तुमको बात करूंगा ना और तुमको समझाऊंगा कि सर हमारा जो ये डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस होता है ना वो कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं कि डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं। देखो एग्जाम में 2 वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं, तुमको पता है, डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन जो है वो कैसे आता है सर,
सर डायरेक्ट थ्योरी आता है क्या? नहीं दादा, इसके ना 3 वेराइटीज आते हैं। कौन कौन से वेराइटी पता है? एक जो डायरेक्ट थ्योरी होता है, अच्छा इसके बाद एक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स करके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अलग से थ्योरी पूछ के आता है। अच्छा इसके अलावा एक और आता है दैट इज ट्रू और फॉल्स। बताओ ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होगा? ये आता है सेकेंड वेराइटी में। और एक और वेराइटी आता है कि ट्रू और फॉल्स। बताओ ट्रू और फॉल्स कैसे समझाएंगे सर? देखो मैं ना तुमको एक एक करके कवर कराता हूं। ये मेरा डायरेक्ट थ्योरी का क्वेश्चन होता है फॉर एन एग्जांपल कि व्हाट इज लॉ, लॉ क्या है, और भैया बताओ प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है। सिंपल सर, लॉ क्या है, प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है। सर ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, कैसे आंसर करते हैं, आप एक बार बताओगे क्या? बिल्कुल बताएंगे सर, क्यों नहीं बताएंगे, समझ रहा। देखो जब डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, तुम्हारा सिंपल तरीका ये होना चाहिए कि पहले समा बांधो, मतलब सर माहौल बनाओ, समा बांधो या फिर माहौल बनाओ। डोंट स्टार्ट डायरेक्टली कि आपको पूछा व्हाट इज द फीचर्स ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट और आपने लिख दिया फॉलोइंग आर द फीचर्स। अरे नहीं भाई, पहले क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट को समझा, 3-4 लाइन लिखो उसके बारे में, 3-4 लाइन लिख के ना इंट्रो बनाओ उसका माहौल बनाओ। फॉर एन एग्जांपल अगर मेरे को सवाल में नहीं पूछा होता कि व्हाट इज द प्रोसेस या प्रोसीजर ऑफ मेकिंग अ लॉ, यही पूछा होता, व्हाट इज लॉ नहीं पूछा होता, तब भी मैं लिख के आता कि लॉ क्या है। लॉ एक सेट ऑफ ऑब्लिगेशन और ड्यूटीज है जो गवर्नमेंट के द्वारा इंपोज किया जाता है फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल और प्रोवाइडिंग जस्टिस टू द सोसाइटी। मैं ये सामने से लिख के आता इवन इफ पूछा नहीं गया हो। तो डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन में पहले समा बांधते हैं और उसके बाद भैया जो पूछा गया है वो चुपचाप लिख के आ जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन में इतना पंचायत नहीं है, सिंपल है कि सर हमने थ्योरी याद की थी और जैसा हमने याद किया था उसको भैया एक सिंपल पैटर्न में डाल दिया कि पहले समा बांधना मतलब इंट्रोडक्शन देना, थोड़ा माहौल बनाना, और उसके बाद में जो हमने याद किया है उसको चुपचाप लिख देना। देख अब पॉइंटर में लिखना है, पैराग्राफ में लिखना है। सर इसके बारे में बात करूं ना पॉइंटर और पैराग्राफ की, तो सिंपल रखना हमेशा कि आप लोग पॉइंटर्स को ज्यादा यूज करो, ज्यादा बेहतर रहेगा। सर पॉइंटर्स में कैसा यूज करें, वो ABCD बनाए क्या? नहीं। सर वो क्या कहते हैं 1 2 3 4 लिख दे क्या? नहीं। आप लोग ना ऐसा एरो बना दो, एक बुलेट बनाओ और एरो बना के नीचे अपनी बात लिखते जाओ, ये बेस्ट तरीका होगा, है ना। और साथ ही अगर मैं तुमको एक और बात बोलूं, सर पैराग्राफ में चलेगा क्या? कुछ चीजें पैरा में चलती है, अगर वो शॉर्ट है तो, अगर वो शॉर्ट आंसर है या शॉर्ट में निपट जाएगी तो पैरा में चलेगा। फॉर एन एग्जांपल आपके पास दोनों तरीके। फॉरेन कंपनी की अगर बात करूं कंपनीज एक्ट में, तो फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया and which has a place of business in India either through itself or through its agent or through physical mode or electronic mode, है ना, and conducts business activity in India। अब इतना जो मैंने बताया ये आप पैरा में भी लिख सकते हो, आप ये पॉइंटर में भी लिख सकते हो, लेकिन छोटी चीज है, मेरा रिकमेंडेशन है पैरा में लिख दो। जहां पे बात भैया 4 6 10 लाइन की है, मतलब 8 लाइन की बात है ना, तो आप पैरा में लिखो, बिंदास लिखो। लेकिन भैया जहां उससे आगे जा रही है बात, उसको आप पॉइंटर में डाल दो। और पॉइंटर कैसे बनाते हैं? पॉइंटर आप ये सीक्वेंस रखो, सिंपल ABCD मत लिखो, उससे एग्जामिनर को दिख जाएगा अरे 4 लाइन लिखा है, या फिर उसको लगेगा कि मॉड्यूल में 4 ऐसा बोला है क्या। नहीं, हम अल्टीमेटली पॉइंटर में करके, पॉइंटर में कन्वर्ट करके करते क्या है, हम ये पॉइंटर जो बनाते हैं उसमें करते क्या है, पैराग्राफ को पॉइंटर में तोड़ते हैं। क्या मैंने सही बोला? हाँ सर। तो हमारा ABCD 1 2 3 4 लिखने का नहीं बनता है। अच्छा सर ये तो समझ में आ गया। अब मैं आगे बढ़ूं तुमसे, तो भैया मैंने तुमको दूसरा वेराइटी समझाना है, टाइप जो डायरेक्ट थ्योरी की हम बात कर रहे हैं। एक सवाल आता है टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के जैसा, जैसे यहां पे लिखा है एक्सप्लेन करो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या लिखा है? एक्सप्लेन करो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और है ना यहां अंडर द फॉलोइंग एग्रीमेंट बताओ। ये देखो यहां पे 3 लाइन लिख के बोला कि राहुल ने कॉन्ट्रैक्ट किया भानु के साथ, 10 टन माल चाहिए, लेकिन बिफोर द सप्लाई फैक्ट्री में आग लग गई, बताओ क्या होगा। भैया हमारा यहां पे आंसर आएगा इट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? और उसके बारे में रीजन आ गया। सर ऐसे सवाल को कैसे लिखते हैं जहां पे कॉन्ट्रैक्ट के टाइप क्या है इसके बारे में बात हो रही है बेसिकली, तो मैं तुमको इसका सॉल्यूशन दूं ना। इसका सॉल्यूशन ये है कि कभी भी अगर आपको टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह का सवाल आए, या फिर आप समझ लो ट्रू फॉल्स का सवाल आए, तो आप लोगों का पैटर्न ये होना चाहिए कि आप लोग स्टार्टिंग में ही वो एक लाइन जैसा वहां पे लिखा था इट इज अ टाइप ऑफ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा लिख के आप लोग वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को अंडरलाइन कर सकते हो। या फिर आप ये भी लिख सकते हो इट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, की आपने सिंपल से लिख दिया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद ना ये पूरा लाइन सेंटेंस में लिखना होगा आपको, जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो क्वेश्चन को थोड़ा सा लिख के इट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया, फिर अलग से एक लाइन छोड़ना, एक लाइन छोड़ने के बाद में आप लिखोगे रीजन।
रीजन लिखोगे, रीजन को अंडरलाइन करोगे, 2 डॉट्स दोगे और भैया अपनी कहानी बताओगे कि ऐसा है तो क्यों है। दिस इज द बेस्ट पैटर्न, इससे अच्छा पैटर्न ही नहीं है। मतलब जो चीज पूछा गया है उस लाइन को लिखते हुए, सेंटेंस बनाते हुए आपने लास्ट में लिख दिया इट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, अपने अंडरलाइन कर दिया और उसके बाद आपने चुपचाप रीजन लिख दिया। सर ट्रू फॉल्स को भी ऐसे ही डील करना होता है? द आंसर इज यस सर। एक और सवाल आता है, ट्रू फॉल्स है कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, बताओ कि स्टेट विथ रीजन, क्या ये फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है? रेटिफिकेशन ऑफ एजेंसी वैलिड है, इवन नॉलेज प्रिंसिपली जो है मटेरियली डिफेक्टिव है। तो चुपचाप यहां पे इनकरेक्ट लिख देना, ये मेथड मत अपनाओ, ये मेथड मत अपनाना। आप लिखना रेटिफिकेशन ऑफ एजेंसी है ना इज नॉट वैलिड, नॉट वैलिड इवन इफ नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल, इफ इवन इफ को हटा देना, रेटिफिकेशन ऑफ एजेंसी इज नॉट वैलिड इफ नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल इज मटेरियली डिफेक्टिव, हेंस दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट लिख के अंडरलाइन किया। अब उसके बाद आओगे आप रीजन में, एक लाइन छोड़ोगे और लिखोगे रीजन क्या है इसका। दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन। रीजन 3-4 लाइन के अंदर लिखो, तुम्हारा काम यहां पे खत्म। सर हमने सारे डायरेक्ट थ्योरी जो होते हैं ना 3 वैरायटीज के, उनको कैसे प्रेजेंट करना है यहां पे समाप्त कर लिया है। अब मैं आगे जा रहा हूं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं उनको कैसे प्रेजेंट करना होता है, समझना बात को। जो केस स्टडी, ट्रू फॉल्स भी हमने समझ लिया सर, है ना। जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इसमें भी 2 प्रकार के सवाल आते हैं। ओहो इतना डिटेलिंग, हाँ जी, इसमें भी 2 प्रकार के सवाल आते हैं। एक होता है डायरेक्ट केस स्टडी पूछ ले कि भैया ये हुआ था, फलाना फलाना हुआ था, बताओ क्या होगा। सर ये केस स्टडी होता क्या है, समझाओगे क्या? मैं तुमको एक बात बोलूं क्या, मेरी बात सुनोगे क्या? बहुत ध्यान से, तुम्हारा माइंडसेट ठीक कर दूं क्या? थोड़ा सा समझना बात को। बच्चों को ना एक्चुअल में थ्योरी जो पूछते हैं ना, थ्योरी में तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, मतलब थ्योरी वो देख के घबराते नहीं है, बट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देख के ना वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं। सर ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होता क्या है, समझाओगे क्या? अरे सिंपल है यार, थ्योरी जो है ना उसमें चुपचाप डायरेक्टली बात होती है और केस स्टडी में उसी थ्योरी को घुमा फिरा के पूछता है। सर नहीं समझा। राजा रानी थे, राजा मर गया, रानी भी मर गई, कहानी खत्म हो गई। राजा रानी थे, राजा मर गया तो रानी भी मर गई, कहानी खत्म हो गई। ये होता है थ्योरी क्वेश्चन कि भैया जो पूछा है जो है डायरेक्ट स्पष्ट बता दो। अब राजा और रानी दोनों स्कूलमेट थे, फिर भैया दोनों के पप्पा एक दूसरे के पड़ोसी थे। अब पप्पा ने दूसरे पप्पा से बात की और राजा का रिश्ता रानी से मांगा, रानी ने मना किया। रानी ने मना किया तो राजा ट्राई कर रहा था। अच्छा फिर क्या हुआ सर, फिर यहाँ पे पापा मान गए, दोनों की अरेंज मैरिज हुई और इतना मतलब अब शादी हो गई है। तो शादी हो गई तो भैया रिश्ता अच्छा चल रहा है और राजा मर गया तो रानी भी मर गई। अब बताओ क्या होगा। दिस इज केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, मतलब पूछ थ्योरी ही रहा है, बस बोल रहा है कि भैया कहानी बना दिया पूरा कि भैया माल सप्लाई किया था, यहां से माल आया था, उसने इसको ये बोला, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। पूरी कहानी को ना एक भैया एक कहानी को बता के पूछ क्या रहा है, अल्टीमेटली थ्योरी ही। तुमको अगर थ्योरीज में प्रॉब्लम नहीं है तो केस स्टडी में तो प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। तो सर सॉल्यूशन क्या है? थ्योरी में डर नहीं लगता ना, केस स्टडी में भी डरो मत, पूछ वही थ्योरी ही रहा है, बस थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि कौन सी कहानी पूछी जा रही है। सिंपल रखो, ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो। और थ्योरी क्वेश्चन जो होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला मैंने बोला कि डायरेक्ट केस स्टडी होता है, जिसका ये सवाल होता है जैसे कि अंकित ने भैया ये ब्लैक पॉइंट चाहिए था, ये थोड़ी बहुत कहानी लिखी और ये हमने डायरेक्ट आंसर यहां पे लिख दिया। सर ऐसा आंसर लिख देंगे चलेगा क्या? नहीं सर, अगर आपको डायरेक्ट केस स्टडी है जिसमें कोई कैलकुलेशन की बात नहीं है तो हमको कैसे अटेम्प्ट करना होता है हमारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को, मैं तुमको इसका थोड़ा सा नॉलेज देता हूं। अगर डायरेक्ट केस स्टडी आया है तो सर हमारा तरीका ये होना चाहिए कि हम प्रोविजन लिखें सबसे पहले, है ना, ऊपर पैराग्राफ बनाए, मतलब हेडिंग डालें प्रोविजन, अंडरलाइन करोगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा। सर बॉक्स बना देते हैं कई बच्चे, वो देखने में ना बड़ा इरिटेटिंग लगता है, मत किया करो। अंडरलाइन करोगे सोबर लगेगा, सूदिंग लगेगा, बॉक्सेस ना बहुत इरिटेटिंग लगता है क्योंकि बहुत सारे केस स्टडीज लिखना है, कोई एक थोड़ी लिखना है। अच्छा आपने प्रोविजन लिखा सर, डिन 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 डिन, एक लाइन का गैप छोड़ो, फिर भैया आप लिखोगे फैक्ट्स ऑफ द केस। सर फैक्ट्स ऑफ द केस हर क्वेश्चन में लिखना होता है क्या? नहीं सर, आप पूरा लिखना फैक्ट्स ऑफ दी केस, आपने ये हेडिंग डाली। अच्छा इसके नीचे से आपने स्टार्ट किया, सर इसको अंडरलाइन करेंगे, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने फैक्ट्स ऑफ द केस को क्या करना चाहिए पता है? जो भी आपको यहां पे क्वेश्चन में पूछा गया है ना उसको 1/3 में तोड़ दो अपने मन से। सर आप मन से लिखने बोल रहे हो? हाँ,
फैक्ट्स ऑफ द केस आप अपने मन से लिख सकते हो। 9 लाइन लिखी है ना, उन 9 लाइन को आपको 3-4 लाइन के अंदर कंक्लूड करना है, और ये आप अपने मन से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने तरीके से सामने वाले को बस समझाओ कि इस पूरे सिनेरियो में हुआ क्या था। फैक्ट्स ऑफ द केस को 9 लाइन को आप 3 लाइन 4 लाइन में तोड़ दो, कोई दिक्कत की बात है नहीं। अच्छा, फैक्ट्स ऑफ द केस के बाद सर क्या पेट भर जाएगा इंस्टीट्यूट का? नहीं, आपने पहले प्रोविजन लिखा, फिर आपने भैया फैक्ट्स लिखा, और उसके बाद में आप कंक्लूजन लिखते हो। ये 3 पैराग्राफ में आपका काम हो जाना चाहिए डायरेक्ट केस स्टडी में। सर हम जो यहां पे पैराग्राफ बनाते हैं वो एक ही पैराग्राफ रहेगा, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। अगर आपको लॉ बड़ा है तो आप उसको 2 पैराग्राफ में तोड़ दो। आप इसको यहां पे पॉइंटर में लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप पॉइंटर बना के पहले प्रोविजन समझा दो, फिर फैक्ट्स ऑफ द केस बता दो, और उसके बाद कंक्लूजन बता दो। सर लेकिन कई दफा हमने क्या किया है ना, पहले प्रोविजन लिखते हैं, प्रोविजन के बाद हम फैक्ट्स ऑफ द केस का अलग से पैराग्राफ नहीं बनाते हैं, हम ना सीधे एनालिसिस एंड कंक्लूजन लिखते हैं। क्या ये चलेगा सर? बिल्कुल चलेगा, लेकिन अगर सवाल सिर्फ 3 नंबर तक है तो 4 नंबर तक में भी चलेगा। 4 नंबर से ऊपर का सवाल है तो भैया आप फैक्ट्स ऑफ द केस अलग से बना के आओगे। अगर आपने फैक्ट्स ऑफ द केस 4 नंबर एंड अबव का सवाल है और अलग से नहीं बनाया तो भैया आपके नंबर कट जाएंगे। एनालिसिस एंड कंक्लूजन जो है 3 नंबर तक का बिल्कुल सेफ है। 4 में भी मैं कई दफा रिकमेंड नहीं करता हूं, लेकिन बच्चे लिख देते हैं, चलता है, ठीक है। इंस्टीट्यूट का नजरिया ना मिक्स्ड है। कई बार 4 मार्क्स के क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने फैक्ट्स ऑफ द केस को इग्नोर किया है, कई बार आधे आधे नंबर भी दिए, तो दोनों बात है। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा 3 मार्क्स तक का स्ट्रिक्ट रहोगे तो ज्यादा बेहतर है कि भैया एनालिसिस एंड कंक्लूजन लिखो, प्रोविजन लिखा, एनालिसिस एंड कंक्लूजन लिखा, और उसके बाद जो है ना आगे चले गए। लेकिन 4 मार्क्स से एंड अबव का क्वेश्चन देखा तो फैक्ट्स ऑफ द केस को घुसा देना वहां पे। क्या तुमको बात समझ में आई? हाँ सर। अच्छा, तो मैंने तुमको ये समझा दिया कि डायरेक्ट केस स्टडीज को कैसे लिखते हैं। सर एक बार ये भी बता दो ना कि हम लोग यहाँ पे ना ब्रैकेट में क्वेश्चन नंबर लिखते हैं, आप भी क्वेश्चन नंबर लिखने बोल रहे हो क्या? अरे नहीं भाई, तुम लोग ये मेथड मत अपनाओ। तुम लोग ऐसा करो, बढ़िया तरीका ये रहता है कि पूरे पेज के बीच में लिखो आंसर नंबर। क्या लिखोगे? आंसर नंबर 1 का A का 1, 1 का A का 1, है ना। मैं जैसा लिख रहा हूं वैसा ही लिख के आना, और इसको अंडरलाइन करो, यहां का 1 लाइन का गैप छोड़ दो, और उसके बाद यहां से प्रोविजन को लिखना स्टार्ट करो। दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन। तुमने पैसे दिए हैं एग्जाम देने के, पेपर बचाने की कोशिश मत करना। डन सर? तो ऐसा तरीका अपनाना, है ना। और अगर सर कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आया तो डायरेक्ट तो हमने समझ लिया। अगर सर कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, फॉर एन एग्जांपल प्राइवेट कंपनी का क्वेश्चन है, और देखो इतने इतने मेंबर्स थे, बताओ कैसा होगा। तो यहां पे सर प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए? यहां पे आपका प्रेजेंटेशन सिंपल ऐसा होना चाहिए कि आपने पहले प्रोविजन लिखा, फिर आपने इस केस में क्या हुआ है ये लिखा, फैक्ट्स लिखा, फैक्ट्स के साथ साथ में अपना कैलकुलेशन दिखाया। इन द इंस्टेंट केस ऐसा यहां पे लिख दोगे, फैक्ट्स में इन द इंस्टेंट केस ऐसा ऐसा हुआ था, है ना। और फ्रॉम दी प्रोविजन या फ्रॉम दी लॉ लिख के आप कैलकुलेशन अपना दिखा दो, और लास्ट में जो है ना आप अपना कंक्लूजन लिखोगे। यहां पे फैक्ट्स के साथ ही आपको अपना कैलकुलेशन को मर्ज करना होगा। मतलब आप इसको 2 पैराग्राफ में भी बांट सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रोविजन तो सर टॉप में ही रहेगा। कई बच्चे उल्टा करते हैं, मैंने तो कई आंसर देखे हैं जहां पे बच्चे क्या करते हैं पता है? बच्चे ना पहले सर आपको पता है, पहले ना वो लोग फैक्ट्स ऑफ द केस लिख देते हैं। मैं सोच में पड़ जाता हूं कि ऐसा सिखाता कौन है। मतलब जो क्वेश्चन दिया है बच्चा उसी को उतारने बैठ जाता है। और तुम लोग इतने बहादुर बच्चे हो कि भैया क्वेश्चन अगर 10 लाइन में लिखा होगा ना, तुम्हारा फैक्ट्स ऑफ द केस कम से कम 8 लाइन तो जाता ही है। मतलब तुम्हारा जो एक्चुअल आंसर दिखता है ना, लेंथ ऑफ द आंसर, तुम फैक्ट्स ऑफ द केस को कॉपी करके ही बनाते हो भैया, इसीलिए तो नंबर आते नहीं है। खैर आगे बढ़ता हूं मैं। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन को भी कैसा लिखना है मैंने तुमको समझा दिया। तुम लोग चाहो तो क्या कर सकते हो सर, ये सब चीजें नोट डाउन भी कर सकते हो। अच्छा, डिफरेंशिएशन का एक क्वेश्चन आता है। मैंने बोला कि हमारे वैरायटीज की बात चल रही है। सबसे पहले कौन सी वैरायटी थी सर? सबसे पहले था हमारा डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन, जिसमें 3 प्रकार के क्वेश्चंस का हमने डिस्कशन किया। एक डायरेक्ट थ्योरी आ जाता है, एक सर वो हमारा क्या कहते हैं वॉइड या फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लेता है। एक ट्रू फॉल्स आ जाता है, या फिर करेक्ट या इनकरेक्ट आ जाता है। डायरेक्ट थ्योरी इसकी बात करता है। दूसरा सर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होता है, जो 2 प्रकार का होता है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कौन कौन से प्रकार का होता है? एक होता है डायरेक्ट केस स्टडी आ गया, है ना, और दूसरा हो गया कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया। तो ये हमारा बेसिकली अभी तक का पूरा चार्ट हो गया है। आगे बढ़ेंगे सर तो एक और वैरायटी आता है जो होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में ना बड़ी चक्री घूमी हुई है। डिफरेंशिएशन
डिफरेंशिएशन की बात समझना। डिफरेंशिएशन में जो क्वेश्चन आता है ना वो ऐसा होता है कि भैया बताओ पार्टनरशिप और को ओनरशिप में क्या डिफरेंस है, जहां पे इंस्टीट्यूट ने बकायदा पूरा हमारा बेसिस दिया हुआ है, बेसिस यहां पे गिवन है। अच्छा एक और सवाल दिखाता हूं डिफरेंशिएशन में, देखो अगला सवाल है हमारा कि सब एजेंट और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट में क्या डिफरेंस है, लेकिन यहां पे बेसिस नहीं दिया है, सीरियल नंबर दिया है। सर क्या एग्जाम में हमको सीरियल नंबर लिख के आने की जरूरत है? कतई नहीं, सीरियल नंबर आपको एग्जाम में नहीं बनाना, किसी भी डिफरेंशिएशन में सीरियल नंबर आपको नहीं बनाना। डिफरेंशिएशन में बेसिस गिवन है, वेल एंड गुड। अगर कुछ जगहों पे ना बेसिस दिया ही नहीं है, जैसे कि सब एजेंट वर्सेस सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अच्छा आगे बढ़ूंगा ना तो तुमको डिफरेंशिएशन में और मजा आएगा कि देखो फॉलोइंग आर द की डिफरेंसेस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। क्या क्या डिफरेंस है? ऑब्जेक्टिव, रिलेशनशिप, ऑल्टरेशन, अल्ट्रा वायरस। मतलब इसको टेबल फॉर्म में दिया ही नहीं, इंस्टीट्यूट ने इसको पैराग्राफ फॉर्म में दिया है और एक एक पैराग्राफ का एक एक बुलेट हेडिंग दिया है। मतलब ये भी एक प्रकार का आंसर है। अरे खेल तो अभी हो रहा है। ये देखो एक और वैरायटी है कि कॉमन फीचर क्या है गारंटी कंपनी और कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल के बीच में, ये कॉमन फीचर। और यहां पे देखो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन मतलब 4 लाइन के अंदर लिख दिया कि ना कोई बेसिस, ना कोई बुलेट, ना कोई पैराग्राफ, ना कोई मतलब ना कोई टेबल, डायरेक्ट पैराग्राफ में 4 लाइन में डिफरेंशिएशन खत्म कर दिया। सर इसका मतलब आप ये समझाना चाह रहे हो कि हमारे डिफरेंशिएशन में खेल हो जाते हैं। डिफरेंशिएशन में आपने बताया 4 वैरायटीज के आंसर्स हमको दिए गए हैं। एक में बेसिस लिखा होता है, एक में बेसिस नहीं लिखा होता है, एक में भैया पैराग्राफ दिया होता है विद बुलेट्स, पैरा के साथ ना बुलेट्स दिए होते हैं, और एक और बेसिस होता है जिसमें पैराग्राफ देता है, सर पैराग्राफ के साथ बुलेट्स भी नहीं है। मतलब सर ये तो कमाल हो गया, ये तो हमको पता ही नहीं था, तभी तो कह रहा हूं बहुत डिटेल में समझा रहा हूं। तो सर ऐसे केस में आपको क्या करना है? इसमें मेरा जवाब आप लोगों को ये होने वाला है 90% केसेस जो हैं उसमें बेसिस दिया होता है, टेबुलर फॉर्म पे होता है और बेसिस दिया होता है। जो 10-15%, 10-12 कह लो, 10-15% के टेबल्स हैं जहां डिफरेंशिएशन है, उनमें ये प्रॉब्लम है कि जहां पे बेसिस नहीं दिया है, पैराग्राफ में बांट दिया है, बुलेट्स में दे दिया है। सिंपल आंसर है सर, जैसा याद किया था वैसा लिखना, जैसा याद किए हो वैसा एग्जाम में लिखना। मतलब अगर आपने टेबल फॉर्म में याद किया, विथ बेसिस याद किया, एग्जाम में यही लिख के आना। विदाउट बेसिस याद किया, सब एजेंट वर्सेस सब्स्टिट्यूटेड, वैसा ही लिख के आना। अपने मन से छेड़छाड़ मत करना, डिजाइन चेंज मत करो। सर आप डिजाइन चेंज करने के इतना खिलाफ क्यों हो? डिफरेंशिएशन की बात तो वही है, जो चीज पैराग्राफ में बोल रहा है मैं उसको टेबल में समझा रहा हूं, क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है भाई कि जब इंस्टीट्यूट सजेस्टेड आंसर निकालता है, सजेस्टेड आंसर अपने सीए को भेजेगा जो एग्जाम को चेक करेगा, वो क्या देखेगा कि डिफरेंशिएशन में सब एजेंट वर्सेस सब्स्टिट्यूटेड एजेंट में टेबल फॉर्म में बनाया गया है। तुम्हारा आंसर देखेगा कि अरे इसने तो पैरा फॉर्म में बना दिया है, वो वहीं पे 2 नंबर काट देगा। भले ही तुमने सारी चीजें लिखी हो अच्छे से, तब भी वो तुम्हारे 2 नंबर काट देगा। सजेस्टेड आंसर से एज मच पॉसिबल तुमको कोशिश करनी है तुम्हारा एक्चुअल आंसर को मैच कराने की। क्या तुमको बात समझ में आई? बढ़िया सर, बढ़िया तरीके समझ में आ गया। हाँ सर, डिफरेंशिएशन भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अच्छा सर, इसके अलावा मैं तुमको आगे एक और अब हमारा सर आगे हम कहाँ जाने वाले हैं? आगे हम बात करने वाले हैं सर कीवर्ड्स के बारे में। थोड़ा सा बता दो ना, कीवर्ड्स का चक्कर भी समझा दो ना, कीवर्ड्स क्या होते हैं, है ना, और कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना होता है तो कैसे करना होता है, क्या करना होता है, कितना करना होता है, ये भी समझा दो क्या? देखो कीवर्ड्स की बात करूं ना तो मैं तुमको ना एक छोटा सा पैराग्राफ दिखाता हूं और सिर्फ ये समझाता हूं कीवर्ड्स होते क्या है। एसोसिएट कंपनी के डेफिनेशन में एसोसिएट कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट विच इज नॉट अ सब्सिडियरी ऑफ द कंपनी हैविंग सच इन्फ्लुएंस एंड इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर कंपनी। सर मैंने ये जो आंसर लिखा है आप ये देखो, माई नेम इज निकेश अग्रवाल, माई नेम इज निकेश अग्रवाल, इसमें कीवर्ड क्या है? मेरा नाम है निकेश अग्रवाल या फिर नेम है? सर नेम है। अरे कीवर्ड वो चीज होती है जिसको पढ़ के हमको समझ आ जाए कि पूरा सेंटेंस कहना क्या चाहता है। कीवर्ड जो होता है सिर्फ कीवर्ड्स पढ़ के हमको पूरा पैराग्राफ कहना क्या चाहता है समझ में आ जाए। इसी पैराग्राफ में सब कुछ मत पढ़ो, सिर्फ अंडरलाइंस को पढ़ो। एसोसिएट कंपनी में मैंने लिखा है अदर कंपनी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नॉट अ सब्सिडियरी इंक्लूड्स, इंक्लूड्स को मैंने अंडरलाइन किया है, जॉइंट वेंचर, खत्म। मतलब सर
मैं सिर्फ 4 अंडरलाइंस को पढ़ के पूरा पैराग्राफ का मतलब अगर समझ पा रहा हूं, एग्जामिनर के लिए कितना चुटकी का काम हो गया, वो पूरा घुसेगा ही नहीं। उसके पास ऑलरेडी 100, 150, 200 कॉपीज है भाई चेक करने के लिए। वो सीए है जो चेक कर रहा है, वो कोई आर्टिकल नहीं है, वो कोई बीकॉम पास किया इंसान नहीं है। उसके समय की कीमत है। तुम कीवर्ड्स को अंडरलाइन करके उसके समय की कीमत बचाते हो, और कीवर्ड्स को इसीलिए अंडरलाइन करना चाहिए और एग्जैक्ट करने की कोशिश करना चाहिए। जहां बुकिश वर्ड्स हैं उन्हीं को अंडरलाइन करने की तुमको कोशिश करनी चाहिए। अच्छा सर, ये भी समझ में आ गया। अच्छा, अब मैं तुमको ना आगे थोड़ा लेंथ ऑफ आंसर के बारे में बात कर लेता हूं। किसके बारे में? लेंथ ऑफ आंसर के बारे में चर्चा करेंगे ना, तो समझ में आ जाएगा कि कब कितना लिखना होता है। तुम्हारा इसमें एक सवाल होता है, अरे सर हम जब सजेस्टेड आंसर देखते हैं ना, तो हमको ना सब कुछ लिखा हुआ मिलता है, उसमें पूरा का पूरा आंसर लिखा हुआ मिलता है। सर बिल्कुल सही बात है, उसमें पूरा ही लिखा होना चाहिए। द रीजन बीइंग कि जो सीए को वो कॉपी जा रही है चेक करने के लिए, उसको पूरा आंसर मिलेगा, तभी तो वो आपके आंसर का अधूरा पार्ट समझ पाएगा। उसको अधूरा देगा इंस्टीट्यूट, तो आपका अधूरा वो कैसे समझेगा? पूरा आंसर मिलता है, लेकिन हमको एग्जाम में सब कुछ लिख के आने की जरूरत नहीं होती है। तो बेसिकली लेंथ जो है ना, ये डिपेंड करता है मार्क्स के ऊपर, कितने सवाल का क्वेश्चन है इस पे डिपेंड करेगा लेंथ। तो अगर 2 मार्क्स का सवाल है ना सर, तो आप टू द पॉइंट लिखो, कहानी खत्म। मतलब प्रोविजन, आप प्रोविजन लिखो, कंक्लूजन लिखो, सीधे कहानी खत्म। विदाउट प्रोविजन या कंक्लूजन की हेडिंग के भी आप लिखोगे ना, चलता है। अच्छा, लेकिन 3 मार्क्स का सवाल है ना सर, तो आप हेडिंग जरूर दे देना प्रोविजन वगैरह का, हेडिंग के साथ में आप टू द पॉइंट लिखो। लेकिन ये दोनों का जो लेंथ है, इसको सर मैक्सिमम जाएगा, ये मैक्सिमम कह रहा हूं मैं, मैक्सिमम जाएगा 1 पेज आईसीआई का। आईसीआई का 1 पेज जो है ये सफिशिएंट कहलाएगा, कि इतना लिखना सफिशिएंट है। ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छे से लिख रहे हो तो। ऐसा नहीं कि एक स्पेस यहां पे एक वर्ड इधर है और दूसरा वर्ड इधर है, तीसरा वर्ड इधर है, 3 वर्ड में पूरी लाइन खत्म हो गई। ऐसा भी करते हो तुम लोग, एक से एक बैठे हैं, है ना। अच्छा, तो सर यहां पे ना मैक्सिमम आप 1 पेज तक इसका लेंथ रखोगे, सही रहेगा। दूसरा, 4 मार्क्स का सवाल है ना सर, इसको आप मिनिमम 1 पेज पे लेके जाने की कोशिश करो। मैंने बोला इसको अपना मिनिमम 1 पेज पे लेके जाने की कोशिश करो, और ये मैक्सिमम सर जाएगा 2 पेज तक। ये मैक्सिमम आप 2 पेज लिखने की कोशिश तक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, इसके अलावा 5 और 6 मार्क्स का सवाल की बात करूं ना सर, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए पता है? 5 मार्क्स में तो 2 पेज तक जाना चाहिए, और यहां पे सर 6 मार्क्स का सवाल है ना, तो ये सर आपको 2 पेज, मतलब 1.5 पेज भी ले सकते हो। 1.5 तो सर छोटा हो जाएगा, 2 पेज से लेकर 3 पेज तक आप जाओगे ना तो भी चलेगा। ये मैं तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं। अल्टीमेटली मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि क्वांटिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। बात तो मैं सर क्वालिटी की ही कर रहा हूं। आप क्वालिटी का कंटेंट लिखते हुए 2 से 3 पेज तक जरूर जाना, अगर 6 मार्क्स का सवाल है तो। अब तुम अपना लेवल देख लो कि तुम लोगों ने एग्जाम में कितने छोटे छोटे आंसर्स लिख के आए हैं, तुमको कहां से इंस्टीट्यूट मार्क्स देगा। सर बेसिक फंडा ये है कि लॉ इतना सारा लिखा हुआ है, तुम 6 मार्क्स का सवाल अटेम्प्ट करोगे ना, 1 पेज में तो लॉ भर जाता है, तो दूसरे पेज में फैक्ट्स ऑफ द केस और कंक्लूजन आएगा। तुम लॉ ही अगर तियों सा लिखोगे, छोटा सा लिखोगे, तो भैया इंस्टीट्यूट नंबर कैसे देगा? थोड़ा लिख के आना पड़ेगा, थोड़ा लिख के तो आना पड़ेगा। सर यहीं से शुरुआत होता है तुम्हारा अगला पॉइंट का, जहां पे मैं बात करूंगा। तुम लोग ये बोलते हो कि सर लिख नहीं पाते, आपने लिखना तो बोल दिया, इतना इतना लिख देना, लेकिन सर हम तो लिख ही नहीं पाते। इस लिखने का सॉल्यूशन तो समझा दो सर। तो मैं तुमको बताऊं ना, कितना प्रैक्टिस करें, कितना प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस 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 सुन के थक गए हैं, तो मैं तुमको बताऊं क्या, तुम लोगों को ना लिखने की प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी सर, राइटिंग की प्रैक्टिस तो होनी चाहिए सर, लेकिन कितनी प्रैक्टिस होनी चाहिए वो पता होना चाहिए। मतलब ना सर, इसका कोई अंत नहीं है क्या? इसका अंत बिल्कुल है भाई। सर अंत है मतलब आप अपने केस के बारे में बात करोगे क्या? इस इंसान ने क्या किया अपने सीए फाइनल में, अपने सीए इंटर में, सीए फाउंडेशन में तो सर एमसीक्यू था, ठीक है। सीए इंटर में जब हम लॉ पढ़ते थे, जब हम ऑडिट पढ़ते थे, मेरे सारे थ्योरी सब्जेक्ट्स में एग्जाम्शन आते थे, 60 से ऊपर आते थे। तो मैंने क्या किया, तुमको मैं दिल से बताऊं क्या, झूठ नहीं बोलूंगा सर, मैं तुमको ना एकदम बताता हूं कि मैंने ना कभी राइटिंग प्रैक्टिस पे जोर दिया ही नहीं। मैंने कभी राइटिंग प्रैक्टिस पे जोर नहीं दिया। मैंने इवन प्रैक्टिकल जो होता था ना भैया, थ्योरी छोड़ो, प्रैक्टिकल जो होता था ना, मैं इस पे भी राइटिंग नहीं करता था कि कॉपी लूं, पूरा टेबल बनाऊं और लिखते जाऊं। नको, मैंने ना हमेशा अपने दिमाग में थ्योरीज को याद करने की कोशिश की है और प्रैक्टिकल को दोबारा देख देख के समझने की कोशिश की है। बना बना के देखने की जरूरत मुझे नहीं लगती थी। हाँ, प्रैक्टिकल में थोड़ा मैं लिखता था, बट थ्योरी में तो कभी भी नहीं। आई नेवर रोट, मतलब मैं कभी लिखता ही नहीं था भाई। मैंने ना कभी, इतना मुझे याद ही नहीं है कि मेरी कोई कॉपी भरी हो एक्चुअली, कि खुद के नोट्स बना रहा हूं, है ना, पूरे लिखे जा रहा हूं, मैंने कभी नहीं किया।
मैं हमेशा भैया याद करने पे ज्यादा फोकस देता था, मुझे चीजें याद होती थी, मैं खुद का ओरल टेस्ट ले लेता था आंखें बंद करके कि क्या मैं इसका बोल पा रहा हूं, क्या अगर मैं बोल पा रहा हूं ना तो मैं ऑटोमेटिकली लिख भी पाऊंगा। मेरा तो सर सिंपल ये फंडा होता था। बट तुम्हारे केस की बात करूं ना सर, तो तुम्हारे केस में तुमको मैं एक बार हायरार्की क्रोनोलॉजी समझा दूं। सर ये क्या कह रहे हैं, ये ना क्रोनोलॉजी समझाने आए हैं आपको। ये क्रोनोलॉजी क्या कहती है सर, क्रोनोलॉजी ये बोलती है कि पूरा ना चक्री है, पूरी ना साइकिल है। सबसे पहले सर याद करना होता है, याद कर लिया काफी नहीं है, उसको रिवाइज करना होता है, रिवाइज कर लिया काफी नहीं है, उसको लिख के देखना जरूरी होता है। जब तक लिखोगे नहीं कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आता नहीं है। तो सर इस पे अगर आपने फोकस दिया सिर्फ तो बात नहीं बनेगी, आपको ना दोनों पे फोकस देना है। पहले आप अगर इन दोनों को स्ट्रॉन्ग कर लो, आप अगर अपनी याद करने की शक्ति, याद करने का लॉ का तरीका वो सीख लो और उसको रिवाइज करने का तरीका सीख लो, राइटिंग प्रैक्टिस की इतनी जरूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगी, फिर भी आप अच्छा एग्जाम लिख के आओगे। लेकिन सर फिर भी मैं कहता हूं एक क्वेश्चन एनफ है, अगर आप दिन भर में लिख लेते हो तो एक क्वेश्चन एनफ है। और ये भी आप चाहो तो बंद कर सकते हो या ऑल्टरनेट डेज में कर सकते हो कि मंडे लिख लिया, वेडनेसडे लिख लिया, भैया फ्राइडे लिख लिया। ऑल्टरनेट डेज में लिखोगे तो भी चलेगा, कब, अगर आपका ये दोनों स्ट्रांग है तो। आपका राइटिंग और रिवीजन स्ट्रांग है ना तो राइटिंग प्रैक्टिस की नीड कम हो जाती है, राइटिंग मतलब लर्निंग और रिवीजन कम है ना तो राइटिंग प्रैक्टिस की नीड बढ़ जाती है। राइटिंग कर करके भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा अनटिल एंड अनलेस आपने ठीक से याद करके रिवाइज ना किया हो। कितना ही लिख लो भाई, कितनी ही रीडिंग लगा लो, याद करना अलग है, रीडिंग लगाना अलग है। पन्ने पलटाना इज रीडिंग, बैठ के इत्मीनान से उसको कोशिश करना, क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है, बोलना बोलना, आंखें बंद करके ग्रैब करने की कोशिश करना। भैया शाम को सोने से पहले देखा कि कुछ भूल तो नहीं रहे, एक बार पन्ने पलटा लो। भैया याद करने पे जितना एफर्ट्स डालोगे ना राइटिंग पे उतना तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैंने तो जिया है भाई इस चीज को, मैं क्यों झूठ बोलने आऊंगा तुम लोगों को कि भाई मैंने कोई कॉपी नहीं बनाई, मैंने बनाई बिल्कुल कॉपी मैं, लेकिन याद करने पे ज्यादा फोकस देता था कंपेयर टू राइटिंग। कभी इतना लिखा नहीं यार हमने। अच्छा एक बात बताना, एक बात बताना, तुम लोग सीए फाउंडेशन पे हो राइट सर? हाँ हम सीए फाउंडेशन पे। सीए इंटर में आओगे ना तुम्हारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका रहेगा। अब तुम ये रोना गाना नहीं करोगे कि लॉ हमसे लिखना नहीं होता। क्यों सर? तुमने तरीका सीख लिया, तरीका सीख लिया मतलब सर लिखते कैसे हैं ये सीख लो, जो मैं सिखा रहा था इतने देर से। डायरेक्ट क्वेश्चन में ये करना, बेसिस देना है नहीं देना, केस स्टडी बेस में ऐसा लिखना वैसा लिखना, ये जो पूरा तरीका है ना ये तरीका सीखना इंपॉर्टेंट है। तुम बार बार एक बार में एक भैया एक साथ बैठ के मैं तुमको टॉप 75 मैंने करवाया था, उसमें मैंने राइटिंग प्रैक्टिस करवाई थी। तो राइटिंग प्रैक्टिस में मैं तुमको 20 क्वेश्चन एक साथ लिखा दूं और या तो दो दो क्वेश्चन रोज लिखाऊं, बात तो वही है ना। तुम कितना ही लिख लो, तुमको तरीका सीखना है। मैं बार बार कह रहा हूं तुमको क्या सीखना है सर? हमको तरीका सीखना है कि लिखते कैसे हैं। और लिखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तरीका इंपॉर्टेंट है कि इंस्टीट्यूट ने ये तरीका बनाया है कि डायरेक्ट को ऐसा लिखना, इनडायरेक्ट को ऐसा लिखना, केस विद हमारे क्या कहते हैं केस स्टडी विद कैलकुलेशन को ऐसा लिखना, दूसरे को वैसा लिखना। याद करोगे और तरीका सीखोगे तुम्हारा राइटिंग प्रैक्टिस का प्रॉब्लम सॉल्व है। नहीं लिख के भी तुम अच्छा बना के आओगे, ये तुम खुद फील करोगे अगर तुम मेरी बात से अग्री करके इसको फॉलो करते हो तो। क्या तुमको बात समझ में आई? हाँ सर। अच्छा उसके बाद ना मैं तुमको एक छोटी मोटी चीजें जो होती है तुम्हारे जो आपस के क्या कहते हैं तुम्हारे मिसलेनियस सवाल जो होते हैं दिमाग में घूमते रहते हैं, है ना, जो अदर थिंग्स तुम्हारे दिमाग में घूमते रहते हैं। क्या क्या घूमते हैं सर? जैसे कि सर प्रेजेंटेशन कैसा रखे? प्रेजेंटेशन आप ऐसा रखो जो इजी टू अंडरस्टैंड हो। मतलब सर आप ना एग्जामिनर का भेजा मत खाओ। भेजा मत खाओ मतलब कई बच्चे क्या करते हैं पता है, कचरा कर देते हैं, पूरा आंसर को ना एकदम छोटा छोटा लिखेंगे, समझ नहीं आता, इतना कर्सिव लिखते हैं कि भैया लगता है कि शेक्सपियर आ गया है पूरा उसके अंदर। ऐसा मत करो। आप जो चीज लिख रहे हो उसको आप ना सिंपल तरीके से लिखो। कंपनी मींस, कंपनी लिखा, बगल में कुछ बच्चे क्या करते हैं इतनी दूर लिखेंगे मींस। अरे भैया यही चीज तू यहां भी तो लिख सकता था। एग्जामिनर गधा नहीं है, वो जानता है कि बच्चा जानबूझ के गलत आगे बढ़ा रहा है, पेपर का लेंथ खपाना चाहता है। आंसर दिखता बड़ा है लेकिन कहानी वही लिखी होती है। सर प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, आपको अल्टीमेटली प्रेजेंटेशन ऐसा रखना है कि एग्जामिनर को समझ आए, क्लैरिटी दिखे। काटा पीटी में भी क्या तरीका होना चाहिए मैं सब समझाऊंगा। सर आप लोगों का एक दूसरा डाउट होता है कि सर जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती है उसका क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? देखो स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, तुम्हारा इंग्लिश सही नहीं है, तुम्हारे थोड़े लैंग्वेज गलत है, तुम ग्रामेटिकल मिस्टेक कर देते हो, ये सबका सॉल्यूशन क्या है पता है?
ये सबसे होता क्या है, बस प्रॉब्लम ये आती है कि जो एग्जामिनर है वो रोबोट तो है नहीं सर, मतलब जो एग्जाम का पेपर चेक करता है ना वो भी एक इंसान है, वो और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अब वो देखता है बच्चे की इंग्लिश एकदम घटिया है, बच्चे की स्पेलिंग एकदम घटिया है, कंपनी की स्पेलिंग में वो के लिख रहा है, के लिख रहा है कंपनी में, अरे भैया वो के लिखता है, गजब कर दिया, तो गुस्सा आएगा ना उसको। वो भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसको लगेगा ऐसा बच्चा सीए बनने लायक नहीं है। तो सर इंस्टीट्यूट ने कहीं बोला नहीं है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक पे, स्पेलिंग्स पे मार्क्स कटेंगे, लेकिन इससे ना अल्टीमेटली थोड़ा इंप्रेशन जो है ना वो खराब हो जाता है एग्जामिनर की नजरों में, जो चेक कर रहा है उसकी नजरों में, और वो ना थोड़ा खुन्नस में आधे नंबर आपके काट ही देगा। घूम फिर के वो मार्क्स कटते हैं, ये मान के चलो आप। तो कोशिश ये करो कि जो कॉम्प्लिकेटेड शब्द है उसकी स्पेलिंग गलत होना बिल्कुल आम बात है, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो कॉमन स्पेलिंग होती है उनकी गलतियां मत करो, ताकि ना जजमेंट ना बैठे। समझ में आया क्या? हाँ सर। अच्छा, स्पेलिंग मिस्टेक के बाद सर इंग्लिश पुअर है, मैंने पहले ही समझा दिया, इंग्लिश पुअर है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग ज्यादा से ज्यादा रिकॉल करने की कोशिश करो। आप लोग मन से लिख सकते हो क्या सर? इंग्लिश जिसकी पुअर है ना वो सबसे ज्यादा मन से लिखता है। मन से लिखने में प्रॉब्लम क्या है पता है? तुम लिखो मन से, जो बोलता है लिखो मन से, लेकिन इंस्टीट्यूट 50% से ज्यादा मार्क्स नहीं देगा। 7 मार्क्स का सवाल है ना, 3.5 से ज्यादा तुम ला ही नहीं सकते, इवन इफ तुम सब कुछ लिख के बैठे हो। एक से एक बच्चों का पेपर आता है कि मन से ऐसा भर भर के लिखते हैं ना, भाई सुभान अल्लाह। अरे लॉ के स्टूडेंट हो, लॉ की लीगल लैंग्वेज याद करना स्टार्ट करो। मैं मेरी हर क्लास की, रेगुलर क्लास को चाहे फास्ट ट्रैक को, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं, क्योंकि भैया तुम सीए में आ गए हो, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ रिमेंबरिंग। बुकिश लैंग्वेज को याद करना, पता है फाइनल के तौर पे हम लोग क्या बोलते थे? फाइनल के तौर पे ना, जब हम फाइनल जाते थे ना, हम सीए बन रहे थे और सीए में फाइनल में थे, हम लोग ये बोलते थे, आपस में ये बात होती थी कि इंस्टीट्यूट ना किसको कितना याद हो सकता है उसका एग्जाम लेने बैठा है, क्योंकि इतना सारा कोर्स है, समझ तो सब आ गया, रेंचो तो हम डे 1 से बन गए, लेकिन एग्जाम में चतुर ही पास हो रहा है, जिसको ज्यादा याद हो रहा है वही पास हो रहा है। और मैं आपको ये फाउंडेशन में समझा रहा हूं, रेंचो तो बनो, समझो चीजों को, कोई मना नहीं कर रहा है, बट चतुर भी साथ साथ में बनो, याद करते चलो। याद नहीं करोगे राइटिंग नहीं हो पाएगी, जितना याद करोगे उतना अच्छा लिखोगे, जितना अच्छा लिखोगे उतने अच्छे नंबर लाओगे, जितने अच्छे नंबर लाओगे उतना पास होने की संभावना बढ़ेगी। पूरा साइकिल है भैया, एक चीज थोड़ी है। अच्छा ठीक है सर। अच्छा उसके बाद मैंने बोला ओन लैंग्वेज, मैंने पहले ही समझा दिया, 50% से ज्यादा मार्क्स मिलेंगे नहीं, मत लिखो, अवॉइड करो, है ना। सेक्शन नंबर्स वगैरह फाउंडेशन लेवल पे इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। सेक्शन नंबर तुम अल्टीमेटली क्यों डालते हो पता है? इंप्रेशन झाड़ने के लिए। तुम अपना इंप्रेशन बनाना चाहते हो, बस इसलिए तुम अपना जो है सेक्शन नंबर्स का आओ भाव दिखाते हो। अरे कोई याद करने की जरूरत नहीं है, तुम चुनिंदा 2 सेक्शंस भी लिख दोगे ना, कहीं क्वेश्चन में, सवाल में, पूरे पेपर में सिर्फ 1 सेक्शन भी लिखोगे ना, एग्जामिनर समझ जाएगा कि सेक्शन नंबर्स इसने 1 लिखा है, मतलब इसको कॉन्सेप्ट पता है। जरूरी नहीं है सेक्शन नंबर्स लिखना, जरूरी नहीं है। अगर नहीं पता, गलत है भैया, तुम गलती मत कर देना। मतलब जहां पे तुमको लगता है कि या तो 52 होगा 53 होगा, वहां दिमाग मत लगाना। तुम 100% श्योर हो, वहां तुम सेक्शन नंबर लगा देना। मैंने तो बोला है सेक्शन 2 क्लॉज याद करने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन है, एज पर सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट लिख दो, तुम्हारा सेक्शन नंबर तो कोट हो रहा है ना। सेक्शन नंबर याद नहीं है तो एज पर द रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 लिखो, कोई दिक्कत की बात है नहीं सर। अच्छा फिर मैंने बोला कि हमारा जो ये मार्जिन का चक्कर है सर, कई बच्चे क्या करते हैं ना, मार्जिन को थोड़ा सा पेपर बचाने की कोशिश करते हैं, और मैं बार बार बोलता हूं क्यों पेपर बचा रहा है भाई? तूने पूरा पैसे दिया है इंस्टीट्यूट को, तो क्यों पेपर बचाने की कोशिश कर रहा है? कि मार्जिन यहां पे ना अंदर की तरफ लिखना मत, इवन क्वेश्चन नंबर जो तुम लिखते हो ये सब भी मत लिखना, जो बुलेट्स बनाते हो ये सब भी मत करना, पूरा मार्जिन खाली छोड़ दो। स्टार्ट यहां से करो, आंसर की हेडिंग डालो, आंसर नंबर 1 2 3 जो भी है, एक लाइन छोड़ा, यहां पे हेडिंग डाली, अंडरलाइन किया, एक लाइन छोड़ा, और उसके बाद में भैया अगला तुम अपना काम करना स्टार्ट करो। ठीक है, यही चीज सर प्रॉपर स्पेसिंग की बात करूं, स्पेसिंग मतलब सर एक शब्द और दूसरे शब्द के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग रखो। कोई बच्चे ज्यादा स्पेसिंग दे देते हैं, कोई बच्चे कुछ कम ही स्पेसिंग देते हैं, वहां सब भी प्रॉब्लम आती है। एग्जामिनर का ना प्रेजेंटेशन तुम्हारा अल्टीमेटली क्या दिखता है? पुअर दिखता है। अच्छा मैं तुमको बार बार एक सलाह देता हूं कि नए क्वेश्चन को नए पेज से लिखो, बट कुछ बच्चे पता नहीं क्यों ऐसा परेशान होते हैं और वो बार बार वही हरकत करते हैं कि उसी क्वेश्चन के बाद वो नया पेज स्टार्ट नहीं करेंगे। मतलब सर मैंने क्या किया था पता है? 4 का ए नया पेज, 4 का बी नया पेज, 4 का सी नया पेज, मैं बीट तक को नए पेज से लिखता था भाई। क्या दिक्कत है? 4 एडिशनल ज्यादा लेंगे और क्या होना है? कुछ नहीं होना है। लेकिन अगर उसी चीज में भसड़ हो रही है, मेरा प्रेजेंटेशन खराब हो रहा है, मैं नहीं लिखूंगा।
मैं नहीं लिखूंगा वहां पे, मेरा पेपर 4 लाइन बचा है ना, छोड़ दो सर, 4 छोड़ो सर, अगर सिर्फ शुरुआत की 2 लाइन लिखी है, पूरा पेज खाली है, तो भी आप नया पेज लेते थे? हाँ, मैं नया पेज ले लेता था, ताकि भैया एग्जामिनर को एकदम नीट एंड क्लीन दिखे कि हर चीज एक सेक्शन के बाद डिवाइडेड है। तुम लोगों की मर्जी है, ऐसा करना चाहो अलग अलग तो भी कर सकते हो, वरना ये तो रिकमेंडेड है ही कि क्वेश्चन नंबर 4 का एबीसी एक जगह लिख दिया तो भैया उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 नए पेज से स्टार्ट करना है। ठीक है, समझ में आया क्या? हाँ सर। अच्छा, उसके बाद मैंने बोला कि एग्जाम्पल्स लिखना होता है क्या सर? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। एग्जाम्पल्स तुम लोग ना एग्जाम्पल्स को सब्स्टिट्यूट बना देते हो। सब्स्टिट्यूट का मतलब सर, तुम लोग सोचते हो राइट आंसर की जगह ना एग्जाम्पल याद आ रहा है, एग्जाम्पल ठोक देते हैं, मार्क्स मिल जाएंगे। अरे कुछ भी लिखोगे तो मार्क्स थोड़ी मिल जाएंगे। तुमको जो पूछा गया है तुमको वो बताना है, तुमको क्या आता है ये नहीं बताना। क्या लाइन बोल रहा हूं, समझ में आया? तुमको पता है कि ओपीसी में, हमको पता है कि अरे ओपीसी में तो ये आदमी मेमोरेंडम में बताना पड़ता है एक आदमी का नाम, नॉमिनी का नाम, वो राइट टू विथड्रॉ भी ले सकता है। ओपीसी का सवाल पूछ रहा है कि ओपीसी में मेंबर बनेगा कौन, नॉमिनी बनेगा कौन, और तुम बता रहे हो कि ओपीसी में मेंबर का नाम देना पड़ता है जो सब्सक्राइबर की डेथ में मेंबर बनता है। भैया पूछा है एक्स, लिख रहे हो वाई, क्या नंबर मिलेंगे? लेकिन तुम उम्मीद लगा के बैठोगे अरे मैंने तो बढ़िया बहुत सारा लिखा है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। सही है, सही सोच रहे हो। मतलब सर सही कब सोच रहे हो? जब आपकी नैया डूब रही है ना, जब आपको लगता है पेपर बर्बाद हो रहा है, पेपर कुछ नहीं आता, फेल हो जाऊंगा, उस केस में ये चीज मैं हाँ बोलता हूं कि तुमको जो आता है लिख के आना, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर छोड़ने से बेटर जो आता है वो लिख के आना। पूछा है एक्स, लिख रहे हो भाई, चलेगा। कब? अगर तुम फेल होने के तादार पे हो, तुमको लगता है पास होना मुश्किल है, तो भैया पेपर को बीकॉम बनाओ, जितना लिखना चाहो उतना लिखो, लेकिन लिख के आओ। लेकिन अगर भैया जो पूछा है वो आता है तो सिर्फ वही लिखो और उससे रिलेटेड कंटेंट लिखो। अपनी कहानी मत बताओ कि मेरे को तो देखो ये भी आता है वो भी आता है। अल्टीमेटली तुम्हारा इससे टाइम वेस्ट होगा और पेपर आखिरी में छूट जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने बोला केस लॉ का रेफरेंस आप बढ़िया तरीके से दो। आपने प्रोविजन लिखा, प्रोविजन के साथ ही आप केस लॉ का रेफरेंस दे दो। केस लॉ के रेफरेंस के बारे में थोड़ा सा चर्चा और कर लूं तो हर केस को समझाने की जरूरत नहीं होती, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने नंबर का है। 2 और 3 मार्क्स का सवाल है तो केस स्टडी को कभी समझाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप नाम लिख दो चलेगा। 4 मार्क्स का सवाल है 5, जो भैया यहाँ पे ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल मतलब सर यहाँ पे आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा कि लिखूं या नहीं लिखूं। फॉर एन एग्जांपल आपको याद हो, वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड भावनगर वर्सेस वर्कमैन एसोसिएटेड, वो जो हमारा सवाल था यार बेसिकली 3rd नंबर का पॉइंट, वर्कमैन एसोसिएटेड इन रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड भावनगर एंड अनदर। ठीक, ये वाला केस स्टडी थोड़ा बड़ा था। सैलोमैन एंड सैलोमैन का कंपनी वाला केस स्टडी थोड़ा बड़ा है, लेकिन दिनशो का केस स्टडी एकदम छोटा सा है। याद आ रहा है क्या? दिनशो का केस स्टडी एकदम छोटा है, तो दिनशो का छोटा है ना तो लिख दो, लेकिन बहुत बड़ा है ना तो डिपेंड करता है भैया सवाल कितने नंबर का है। अगर सवाल ज्यादा नंबर का नहीं है, मतलब 4 नंबर का है, तो तुम्हारे पास ऑप्शन है, लेकिन कोशिश कर लो यहाँ पे लिख देना चाहिए 4 नंबर में। 5 और 6 में तो सर लिखने की पूरी कोशिश किया करो। 5 और 6 नंबर का सवाल है और केस स्टडी पूछ रहे हैं ना, और हमने एग्जाम में वो पढ़ा है, मतलब मॉड्यूल में वो दिया है, तुमने पढ़ा है, तो उसको पूरा जरूर लिख के आना। तुमने मॉड्यूल में नाम पढ़ा है लेकिन उसके बारे में कुछ दिया नहीं है, तो वहां पे सिर्फ नाम लिख के आना होता है। फॉर एन एग्जांपल, डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी, इसके बारे में समझाया कहां है मॉड्यूल में? कहां बताया कि जर्मनी में भैया वॉर हो गया, यहां पे जर्मनी और इंग्लैंड जो है दुश्मन बन गए? कहां है? कहां बताया? किसी ने नहीं बताया। तो अगर तुमने वो चीज पढ़ी ही नहीं है मॉड्यूल में, तो तुमको उसको समझा के आने की भी कोई जरूरत नहीं है। गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्ने, कहां पढ़ा है कि भैया एम्प्लॉय था सॉलिसिट कर रहा है कस्टमर को? कहां पढ़ा है? नहीं पढ़ा। तो भैया अगर तुमको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सिर्फ केस स्टडी का रेफरेंस दोगे और कंक्लूजन लिखोगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे। क्लियर है? बढ़िया सर। फिर मैंने बोला कि भैया कोर्ट्स वगैरह का रेफरेंस, कई दफा सुप्रीम कोर्ट, कई बार हाउस ऑफ लॉर्ड्स, कई बार कोई हाई कोर्ट, अलग अलग जगह पे अलग अलग कोर्ट ने जजमेंट सुनाए हैं। तुमको अगर याद है कि भैया कौन सा कोर्ट इसके बारे में बात कर रहा है तो ही उसका नाम मेंशन करना, वरना चुपचाप लिख देना ऑनरेबल कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद सर सीक्वेंस वगैरह क्या हम चेंज कर सकते हैं? मेरा रिकमेंडेशन है कि आप लोग कम से कम 1 का ए, 1 का बी, 1 का सी तीनों एक साथ बनाने की कोशिश करो। इंस्टीट्यूट ने लेकिन रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है,
कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप लोग सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। मतलब सर कल को कोई बच्चा चाहे और वो पहले 2 का ए बनाना चाहता है, फिर 4 का बी बनाना चाहता है, फिर 5 का सी बनाना चाहता है, क्या वो बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया इंस्टीट्यूट ने। बस यहां पे ये ध्यान रखना कि जो एग्जामिनर है उसको चेक करने में थोड़ा परेशानी आता है, लेकिन ये चीज आप कर सकते हो। पहला प्रेफरेंस आप इसको रखो, नहीं बन रहा है भाई सवाल तो इसको भी रख सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना कभी बीट्स बदलेगा तो भैया पेज नया होगा। 4 का ए के बाद 4 का बी नए पेज में स्टार्ट होगा, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। पेन कौन सा यूज करना है सर? पेन हमेशा आपको ब्लैक यूज करना है, ये बात आपको पता ही है, ठीक है। अंडरलाइंस वगैरह जो है ये पेन से करें कि पेंसिल से करें, दोनों चलता है, तुम्हारी मर्जी। मैं बोलूंगा पेन से कर लेना चाहिए, क्यों? क्योंकि बार बार पेन रखोगे, पेंसिल उठाओगे, अंडरलाइन करोगे, टाइम वेस्ट होगा। बेटर है कि पेन से ही कर लो। कौन सा जो हमको और कुछ कोई दिक्कत है, ठीक है। कोई एरर वगैरह आ गया, कोई काटा पीटी करनी है तो सर जिगजैग मेथड से करना। कई बच्चे ना ऐसा गोल बनाते हैं और ऐसा कर देते हैं, गलत तरीका है। कई बच्चे सिर्फ स्ट्राइक ऑफ करते हैं, पूरा सेंटेंस दिख रहा है कि तुमने क्या लिखा था और तुमने क्या काटा है, क्यों इतना कर रहे हो? तुम लोग ना पूरा ऐसा ऐसा काटा करो, मतलब ऐसा काटो कि उसको थोड़ा दिखे, लेकिन वो जानबूझ के घुसे ना। पूरा एकदम ऐसा 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 मत करना कि वो दिखाना ही नहीं चाहता, कि तुमने कोई ऐसा बात लिख दिया कि तुम दिखाना ही नहीं चाहते। तुम काटो कैसे सर? सिंपल तरीके से काटो, जिगजैग करो, है ना। ये एक सिंगल लाइन से समझ नहीं आता, उसको हो सकता है वो उसको अंडरलाइन कंसीडर कर ले और उसको भी कंसीडर कर ले। क्या तुमको बात समझ में आई? अरे इतना ज्यादा बता चुका हूं, अब क्या किडनी निकाल के दूं? छोटी सी छोटी चीज समझा दी इसी वीडियो में कि अंडरलाइंस तक कैसे करते हैं, जिगजैग मेथड से कटिंग कैसे करते हैं, और क्या किडनी निकाल के दूं भाई? बट सर सवाल है, क्या तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ा? क्या तुमको कॉन्फिडेंट फील हो रहा है कि तुम राइटिंग निपटा लोगे, तुम राइटिंग संभाल लोगे? इतना बवाल नहीं है जितना दिमाग में बैठा के रखा था। क्या तुमको ये फीलिंग आ रही है? अगर आ रही है तो ये पूरी एनर्जी जो अभी मेरे अंदर से निकल रही है, ये पूरी मेहनत वर्थ इट रही भैया? बोलने की बात है कि सर समझाने के लिए तो आधे घंटे का 40 मिनट का वीडियो था, लेकिन इसके पीछे की कितनी मेहनत होती है तुम लोगों को थोड़ी मालूम है? कि 3 घंटे 4 घंटे लग गए भैया सारे स्लाइड्स को लाने में, क्या कंटेंट देना है क्या नहीं देना है, किस प्रकार से देना है डिसाइड करने में आधा दिन निकल जाता है एक वीडियो के पीछे। तो भैया मेहनत लगती है, और तुम्हारे हमारी मेहनत करने से तुम्हारा काम बन रहा है ना, तो ये मेहनत चलते रहने दो सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वीडियो कैसा लगा हो जरूर बताना। मैंने पूरी कोशिश की कि तुम्हारा राइटिंग का जितना प्रॉब्लम था सारा निपटा दूं सर, मैंने पूरी कोशिश की है। जरूर अभी का टाइम स्टैम्प डाल के बताना क्या तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ा। अगर तुम ये लिख दोगे कि हाँ सर कॉन्फिडेंस बढ़ा, मैं सारे कॉमेंट्स पढ़ने आता हूं, मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम ये लिख के जाओगे कि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। तो इसके अलावा भी अगर मुझसे कुछ छूट गया हो तो जरूर बताना, या कोई रिकमेंडेशन हो कि सर अगला कोई राइटिंग का वीडियो आएगा ना कभी भी 1-2 महीने बाद भी, तो ये चीज छूट गई थी उसको इनकॉर्पोरेट कर लेना, या आप कुछ और एड ऑन कर लेना। अपना फीडबैक भी आप देना चाहो बिल्कुल दे देना, मैं जरूर पढ़ने आता हूं। खैर सर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हो तो जरूर लिख के जाना, मुझे सुनना है कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा, है ना। सो थैंक यू सो मच पीपल, अभी के लिए बस इतना ही, बाकी मुलाकात करेंगे किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।